नमस्कार। इस वीडियो में हम लेज़र के प्रिंसिपल को देखेंगे। मतलब लेज़र के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि लेज़र किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो जैसा कि लेज़र के फुल फॉर्म से ही पता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें लाइट का स्टिमुलेटेड इमिशन होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमिशन कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली दो प्रकार के इमिशन के बारे में देखेंगे। स्पॉन्टेनियस इमिशन, जिसको स्वतः उत्सर्जन कहते हैं, और उद्दीप्त उत्सर्जन, जिसे स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। तो जनरली हम लोग बात करें कि जब किसी सब्सटेंस को या किसी पदार्थ को जब हम लोग ऊर्जा देते हैं, ये ऊर्जा हम लोग ऊष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में जब किसी सब्सटेंस पर एनर्जी सप्लाई की जाती है, जब किसी सब्सटेंस है हमारा, उस पर हम लोग कोई एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं, तो जो सब्सटेंस के एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, या आयन है या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सभी सभी चीज़ों के बारे में हम एक साथ ही बात कर लें कि अगर सब्सटेंस के कोई एटम है या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस के आयंस है या इलेक्ट्रॉन है, तो वो इन एनर्जीज को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। और एब्सॉर्ब करने के बाद उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हम कहते हैं कि वो क्या हो गए हैं, एक्साइटेड हो गए हैं। तो वो एक ग्राउंड लेवल से अपनी हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो ये हो गई आपकी ग्राउंड एनर्जी लेवल। जब किसी सब्सटेंस को एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये एनर्जी मिलती है उसके एटम्स को, उसके मॉलिक्यूल्स को, या उसके इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को। तो ये एटम्स इस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करके अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो कोई भी एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स अपनी हायर एनर्जी लेवल में बहुत अधिक समय तक नहीं रहता, वह फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है। और ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब करी थी, जितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की थी, वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ये रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, या तो वो लाइट के फॉर्म में होती है, या हीट के फॉर्म में होती है, या अदर एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी, वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो दैट इज प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अगर एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमिशन, उत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ हम लोग लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो लेजर में जो इमिशन एनर्जी होगी वो लाइट के फॉर्म में होगी, और हमें लाइट के फॉर्म में आउटपुट एनर्जी प्राप्त होगी, और हमें जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में मिलेगी वो फोटोन की एनर्जी के रूप में प्राप्त होगी। तो देखते हैं कि जो लेजर है उसका क्या प्रिंसिपल है। कि लेजर जो है हमारा, वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर काम करता है। लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी। मीन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहता है कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे क्वांटम से मिलकर बना होता है, क्वांटा, जिसे हम लोग क्वांटा, और बाद में आइंस्टीन ने इसे फोटोन कहा था लाइट के सेंस में। तो फोटोन से मिलकर बना होता है, प्रत्येक लाइट जो है फोटोन से मिलकर बना होता है। तो जब एक एटम, व्हेन एन एटम, यहाँ पर एटम की जगह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में है, लेट अस कंसीडर कि लोअर एनर्जी लेवल E1 है, और उन्होंने एक फोटोन जो एक्सटर्नल हम लोगों ने उस पर इंसिडेंट करवाया, और उस फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। उस एच न्यू एनर्जी को उस एटम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इट इज एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी E2। मीन्स अगर कोई एटम ने, जो कि E1 एनर्जी स्टेट में था, एक एच न्यू फोटोन जो कि उस पर इंसिडेंट हुआ, उसको एब्जॉर्ब करके वो अपनी हायर एनर्जी लेवल E2 में पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहलाती है एब्सॉर्प्शन या अवशोषण। मतलब इसमें एटम ने एक्सटर्नल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया,
और अब एक्साइटेड होकर अपनी हायर एनर्जी लेवल E2 में पहुंच गया। तो यहाँ पर hν जो फोटोन रेडिएशन के रूप में एनर्जी सप्लाई की गई थी, तो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ये एटम अपनी हायर एनर्जी लेवल E2 में पहुंच गया। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, N1 है, और hν फोटोन को एब्सॉर्ब कर करके एक hν फोटोन को एब्सॉर्ब करके एक एटम एक्साइटेड होकर ऊपर गया, फिर दूसरे फोटोन को एब्सॉर्ब करके दूसरा एटम ऊपर गया। तो जिस प्रकार से होता जाएगा समय के साथ साथ N1 की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते चले जाएगी, और N2 जो एक्साइटेड लेवल पर एटम की संख्या है वो क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो N1 जो है वो ग्राउंड लेवल पर किसी समय अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है या एटम्स की संख्या है, और N2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट में अणुओं या परमाणुओं की संख्या है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण की दर, कि किस रेट से फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, या प्रति सेकेंड उत्तेजित होने वाले ट्रांजिशन की संख्या है, मतलब यूनिट टाइम में नंबर ऑफ ट्रांजिशन है जो कि ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर हो रहे हैं, वो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन वो होगा, वो उसकी वैल्यू है -dN1/dt, जहां जो N1 है वो है आपका ग्राउंड लेवल पर परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स एंड ग्राउंड लेवल, और नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, मतलब कितने ग्राउंड स्टेट पर आपके एटम्स हैं उनकी संख्या, और -dN1/dt मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स एट ग्राउंड लेवल, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा N1 की वैल्यू कम होते चली जाएगी, और नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ग्राउंड लेवल पर वो कम होते जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है आपका कि ग्राउंड लेवल पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये पहली बात, कि जितने ज्यादा एटम्स होंगे ग्राउंड लेवल पर उतने ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। तो -dN1/dt is directly proportional to the number of atoms at ground level, that is N1, और दूसरा कि कितने ज्यादा फोटोन हम लोग इस पर आपतित कर रहे हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी। तो एब्जॉर्प्शन जो रेट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण की जो दर है, वो फोटोनों की संख्या पर के भी समानुपाती होगी। रो hν इज अ फोटोनों की संख्या, जिसे डेंसिटी ऑफ फोटोन या फोटोनों का घनत्व भी कहते हैं। यानी फोटोनों का घनत्व मतलब फोटोनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन उतने ज्यादा होंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ रो ये है जो डेंसिटी ऑफ फोटोन है, hν का जो मतलब है कि ये जो फोटोन है उनकी आवृत्ति न्यू है और उसकी एनर्जी जो है वो hν है। तो इट्स नॉट अ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन रो एंड hν, इट्स अ वैल्यू ऑफ नो रो, रो का मान है जो कि h न्यू फ्रीक्वेंसी वाले और hν एनर्जी वाले फोटोनों के लिए है। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग मिला दें कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो N1 के प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और जो डेंसिटी के और फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन -dN1/dt इज प्रोपोर्शनल टू N1 रो hν। दोनों समीकरणों को हमको मिला दिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हटाकर हम लोगों ने इक्वल का साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट ले लिया B12। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक, क्योंकि अवशोषण प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, इसलिए ये जो कांस्टेंट है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था इसलिए नाम हो गया आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
तो बी है आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। 1 2 का यहाँ पे ये मतलब है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 1 लेवल से सेकेंड लेवल पर हो रहा है, और फर्स्ट लेवल आपका ग्राउंड लेवल है और सेकेंड लेवल आपका एक्साइटेड लेवल है। मीन्स यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल की ओर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है 1 2। तो B12 आपका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। और जो यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी है डिफरेंस, ग्राउंड लेवल की एनर्जी E1 है और एक्साइटेड लेवल की एनर्जी E2 है, दोनों एनर्जी का जो बीच का डिफरेंस है E2 माइनस E1, उसी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। इतनी उत्तेजन ऊर्जा अगर ग्राउंड लेवल पर एटम को मिलती है तो वो एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ या हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, और ये जो एनर्जी है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। अगर ये आपतित फोटोन की ऊर्जा E2 माइनस E1 से कम होगी तो कोई भी एटम नीचे वाली इस स्टेट से ऊपर वाली स्टेट पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मिनिमम आपकी जो फोटोन की ऊर्जा होनी चाहिए वो E2 माइनस E1 के बराबर होना चाहिए। अगर इस फोटोन की ऊर्जा E2 माइनस E1 से कम होगी तो कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो ये E2 माइनस E1 जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी है जो कि फोटोन की ऊर्जा के बराबर है, h न्यू के बराबर है। तो इस प्रकार से जो एटम ने के ऊपर अगर हम फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, अगर उसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो जो सब्सटेंस है उसके एटम एक्साइटेड होकर अपने अपर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब एटम अपर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं तब उनका क्या होता है। तब उनमें होता है तब वो हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पर लौट आते हैं, और हायर एनर्जी लेवल पर कोई भी सिस्टम या कोई भी एटम अपनी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता और तुरंत ही अपनी ग्राउंड लेवल पर लौट आता है। तो इस एक है हमारे पास जो इमिशन है, और इस प्रोसेस को हम लोग इमिशन कहते हैं। और जो एक प्रोसेस है हमारी इमिशन की वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्वतः उत्सर्जन। तो स्वतः उत्सर्जन इज अ प्रोसेस ऑफ photon emission take place immediately. It's immediately from the higher energy level to lower energy level. Spontaneous emission या स्वतः उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें फोटोन क्या होता है, का इमिशन होता है जब एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर ट्रांजिशन करता है। और ये प्रोसेस इमीडिएट होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हायर एनर्जी लेवल पर एटम ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। यहाँ पर ये कम से कम 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक रहता है। हायर एनर्जी लेवल पर जो एटम, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, 10 टू द पावर -6 सेकेंड। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है 10 टू द पावर -6 सेकेंड के बाद वो एटम जो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पर गया था वो तुरंत ही ग्राउंड लेवल पर आ जाता है, और इस प्रोसेस में वो एक फोटोन इमिट करता है। अगर मान लेते हैं ऊपर की तरफ हमारे पास बहुत सारे एटम हैं, तो एक फोटोन एक एटम के ट्रांजिशन के कारण, मान लेते हैं एक एटम ऊपर से नीचे आया तो उसने ये फोटोन इमिट किया, और जब दूसरा एटम नीचे आया तो इसने ये वाला फोटोन इमिट किया। तो ये जो इमिट होने वाले जो फोटोन हैं वो रैंडम होते हैं, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता कि इनका कि ये तुरंत ही एक साथ इमिट हो जाएंगे या अलग अलग समय पर इमिट होते हैं। दिस इज अ रैंडम प्रोसेस। ऊपर से नीचे वाले आने वाली जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है वो रैंडम होता है, इन विच फोटॉन्स आर इमिटेड एट डिफरेंट टाइम्स, जिसमें फोटोन जो बाहर निकलते हैं वो डिफरेंट टाइम्स में बाहर निकलते हैं। मतलब एटम्स का जो अपर लेवल से ग्राउंड लेवल पर ट्रांजिशन है वो डिफरेंट टाइम्स में होता है, तो डिफरेंट टाइम्स में फोटॉन्स निकलते हैं। सो in the emitted radiation each photons have different phase and are incoherent.
मतलब जो फोटॉन्स निकलते हैं वो डिफरेंट फेज में होंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम में निकल रहे हैं तो उनके फेज डिफरेंस भी अलग अलग होते हैं। और चूंकि उनके फेज सेम नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये जो फोटॉन्स निकलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन में वो इनकोहेरेंट या असंबद्ध होते हैं। तो इस स्थिति में जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन है, स्वतः उत्सर्जन की दर, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन मीन्स स्वतः उत्सर्जन की जो दर है वो ज्यादा कब होगी, जब हायर लेवल पर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, मतलब N2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी लेवल N2। मतलब स्वतः उत्सर्जन की जो दर है वह उच्च ऊर्जा अवस्था में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन है आपका माइनस dN2/dt, समय के साथ N2 के मान में कमी की दर है, क्योंकि N2 जो है वो एक्साइटेड लेवल पर अणुओं की संख्या है। माइनस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक्साइटेड लेवल पर अणुओं की संख्या कम होती चली जाएगी। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया माइनस dN/d2, dN2/dt, और जो कि N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया माइनस dN2/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया A21, तो माइनस dN2/dt इज इक्वल टू A21N2, जहां A21 जो है वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन का कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। और ये आइंस्टीन के लिए है, तो आइंस्टीन ने डिडक्ट किया था, तो आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब स्वतः उत्सर्जन का अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन गुणांक है। आइंस्टीन का स्वतः उत्सर्जन गुणांक A21 का मतलब है कि यहाँ पर ट्रांजिशन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल मतलब एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल की तरफ हो रहा है। द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड, जो एनर्जी होगी फोटोन की जो रिलीज हो रही है वो दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। मतलब E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ न्यू जो होगी जो इमिटेड फोटोन की या उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति होगी, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। फिर एक और प्रकार का इमिशन हो सकता है जब एटम एक्साइटेड लेवल पर हो, E2 एनर्जी लेवल पर हो, तो ग्राउंड लेवल पर आने के लिए एक दूसरे प्रकार का हमारे पास इमिशन है, वो है स्टिमुलेटेड इमिशन, मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन। उद्दीप्त उत्सर्जन तो 1970 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज अनदर वे ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर विच इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। एक अलग प्रकार का इंटरेक्शन है लाइट और मैटर के बीच में, और वो है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन। ये 1970 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिके ऑफ एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट यूजिंग अ फोटोन ऑफ लाइट। मीन्स यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट पर जो एटम है उसका ग्राउंड स्टेट पर इमिशन कब होगा, वो उसके लिए जरूरी है कि हमें एक फोटोन की आवश्यकता होगी। मीन्स अभी हम लोगों ने जो स्वतः उत्सर्जन में देखा था कि एटम ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे गया, और एक्साइटेड लेवल पर 10⁻⁻⁻⁸ सेकेंड तक बहुत अल्प समय के लिए रहा, और तुरंत ही नीचे की तरफ उसका ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में एक बात, स्टिमुलेटेड इमिशन में ये खास बात है कि वो एक्साइटेड स्टेट पे बना रहेगा। अब क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए एक्साइटेड लेवल पर बना रहेगा, तो एक्साइटेड लेवल को हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, जो ज्यादा समय के लिए। यहाँ पर जो लाइफ टाइम है, जो E2 हमारा हायर एनर्जी लेवल होगा, और E1 आपका
लोअर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर जो लाइफ टाइम है वो होता है 10⁻³ से 10⁻⁻6 तक। मतलब ये 10⁻⁸ से बहुत ज्यादा है, और इस एनर्जी लेवल को हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट या मित स्थायी अवस्था भी कहते हैं। और यहाँ पर जब कोई अलग एक्सटर्नल फोटोन आकर टकराता है तो ये जो एटम है जो एक्साइटेड स्टेट पर है उनका ट्रांजिशन हो जाता है ग्राउंड लेवल पर। मतलब ये ट्रांजिशन होने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोटोन की जरूरत पड़ती है, और इस फोटोन के साथ एक इस ट्रांजिशन में एटम जब ऊपर से नीचे आता है तो एक फोटोन इमिट करेगा, और साथ में जो इंसिडेंट फोटोन है वो भी आएगा। ये दोनों फोटोन का फेज और डायरेक्शन सेम होता है, तो मतलब हमें एक ही आवृत्ति एक ही फेज के एक फोटोन से दो फोटोन प्राप्त होते हैं, यही स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन is a process of photon emission take place by an inducement given by another photon। मतलब एक फोटोन ट्रांजिशन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर एटम का वो किसी फोटोन के इंड्यूसमेंट के कारण होता है। जब ये फोटोन इस पर इंसिडेंट होता है एक्साइटेड लेवल पर एटम पर, तो ये एटम जो होता है एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर ट्रांजिशन करता है और हमें एक फोटोन इमिट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और फेज उतना ही होगा जितना कि इंसिडेंट फोटोन का होता है। तो द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट। यहाँ लिखा ही हुआ है कि जो फोटोन इमिट होता है उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है। जब एनर्जी बराबर होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। और साथ में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि दोनों फोटोन्स की जो फेज है वो भी एक जैसी होती है, मतलब दोनों फोटोन कलासबद्ध होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन निकलते हैं वो कलासबद्ध नहीं होते, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, और उनको हायर एनर्जी लेवल के एटम को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोटोन की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि स्टिमुलेटेड इमिशन में हायर एनर्जी लेवल पर जो एटम है उनको ट्रांजिशन करवाने के लिए एक्सटर्नल फोटोन इंसिडेंट करवाया जाता है। जब एक्सटर्नल फोटोन उस पर इंसिडेंट होता है तो वो हायर एनर्जी लेवल वाले एटम ग्राउंड लेवल पर आते हैं और इंसिडेंट फोटोन के बराबर ही ऊर्जा वाला फोटोन इंसिडेंट करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी और फेज इंसिडेंट फोटोन के बराबर होती है, और वो की डायरेक्शन भी इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में होती है। और ये जो ट्रांजिशन है उसके लिए एक्साइटेड लेवल का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻³ सेकेंड से 10⁻⁶ सेकेंड तक होना चाहिए। इसलिए इस एक्साइटेड लेवल जिसका लाइफ टाइम कुछ ज्यादा है इसे मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन की जो प्रोसेस में stimulating photon and the photon emitted by the excited atoms are emitted simultaneously and in the same direction। मीन्स वही कह रहा है कि अगर एक्साइटेड लेवल पर फोटोन एक्साइटेड लेवल पर एटम को ट्रांजिशन करवाने के लिए हम लोगों ने एच फोटोन को इंसिडेंट करवाया तो हमें आउटपुट में दो फोटोन मिलेंगे जिनकी एनर्जी, जिनकी फ्रीक्वेंसी और जिनकी डायरेक्शंस सेम होगी। मतलब इंड्यूस फोटोन और एक्साइटेड इमिशन से जो एक्साइटेड एटम से जो इमिटेड होने वाला जो फोटोन है वो दोनों की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बराबर होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो हमें सेम फेज वाली, hence we are have identical in phase, direction and frequency and coherent। तो हमें एक जैसे फेज वाले, एक जैसी डायरेक्शन वाले, एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाले और एक जैसे कलासबद्ध फोटॉन्स प्राप्त होते हैं, और यह प्रोसेस स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाती है। और यही
लेजर को प्रोड्यूस करने के काम आती है। जैसे कि लेजर के फुल फॉर्म में ही समझ में आता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यही स्टिमुलेटेड इमिशन से हमें लेजर प्राप्त होगा। तो जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है वो देख लीजिए। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन फिर से ही एक्साइटेड लेवल पर अणुओं की संख्या में कमी है समय के साथ -dN2/dt। तो N2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर अणुओं की संख्या या पॉपुलेशन है, जनसंख्या है एक्साइटेड स्टेट पर अणुओं की। और ये जो होती है वो dN2/dt जो होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, नंबर ऑफ एटम्स एट हायर एनर्जी लेवल N2, और साथ में जो फोटोन हम लोग इंड्यूस करवाने के लिए इंसिडेंट करवाएंगे उनकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। तो -dN/d2 मतलब रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो मतलब डेंसिटी ऑफ फोटोन। तो जब दोनों समीकरण को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा N2 रो h न्यू। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया B21, तो -dN2/dt रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज इक्वल टू B21 N2 रो h न्यू, जहां B21 जो है वो आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है। फिर से B21 का ये मतलब है कि ट्रांजिशन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल या एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल की तरफ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एब्सॉर्प्शन क्या प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या प्रोसेस है और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या प्रोसेस है। अब हम लोग देख लें कि स्टिमुलेटेड इमिशन से एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगी। तो स्टिमुलेटेड इमिशन can be multiplied through a chain reaction when a single photon hits an atom in higher energy level. Two photons are emitted by stimulated emission. Then these two photons hit on two atoms of higher energy level. Four photons are emitted. This process is continuous as a chain reaction and the photons are getting multiplied. Finally, it leads to the emission of the powerful, coherent, monochromatic, and highly directional beam of laser light. This is called light amplification by stimulated emission of radiation. तो जब स्टिमुलेटेड इमिशन में एक फोटोन इंसिडेंट होता है और वो एक एटम को एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर लाता है, तो हमें दो फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ और फेज वाले मिलते हैं। जब ये दो फोटोन फिर से दो एटम्स को जो एक्साइटेड लेवल पर हैं उनको ट्रांजिशन करवाएंगे तो हमें 4 फोटोन मिलेंगे। और ये 4 फोटोन जिनके फेज, इंटेंसिटी, इनके फेज, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और ये फिर से 4 एटम्स को एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर लाएंगे तो हमें 8 फोटॉन्स मिलेंगे। इस प्रकार से फोटोनों की संख्या मल्टीपल होते जाएगी और हमें एक ही जैसे पावर वाले, एक ही जैसे कला संबद्ध, मोनोक्रोमेटिक और हाईली डायरेक्शनल फोटोन मिलते चले जाएंगे और हमें लेजर लाइट मिल जाएगी। और यही लाइट लेजर का फुल फॉर्म भी है कि लाइट को हम लोगों ने रेडिएशन को का स्टिमुलेटेड इमिशन किया और स्टिमुलेटेड इमिशन को हम लोगों ने अब उसको एम्पलीफाई कर दिया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इस प्रकार से फोटोन की संख्या बढ़ती जाएगी और लाइट एम्पलीफाई होता जाएगा और हमें लेजर मिल जाएगी। अब हम लोग देख लें स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन में मुख्य अंतर क्या है या उनके बीच में क्या कंपैरिजन है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो ट्रांजिशन होता है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर हो जाता है। ये कोई भी दो एनर्जी लेवल हो, इसमें एक हायर एनर्जी लेवल हो और एक ग्राउंड लेवल हो, तो एक दो लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पर, इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन हो जाएगा। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन टेक प्लेस ओनली बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स वेयर अपर लेवल इज मेटास्टेबल। हमने पहले कहा था
कि स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए एक्साइटेड लेवल का जो लाइफ टाइम वो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ सेकेंड तक होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब एक्साइटेड लेवल जो होगा वो मेटास्टेबल लेवल होगा। तो एक्साइटेड लेवल हमारा मेटास्टेबल लेवल होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस इमिशन में मेटास्टेबल स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें मेटल स्टेबल स्टेट की जरूरत नहीं है, जबकि स्टिमुलेटेड इमिशन में हमें मेटास्टेबल स्टेट की आवश्यकता होती है। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन में फोटोन जो इमिट होते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन में आर नॉट मोनोक्रोमेटिक। जो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन इमिट होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होते हैं, सिंस दे हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर एटम यहाँ से यहाँ एटम इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांजिशन होता है, तो मान लेते हैं H⁻₁ आवृत्ति H⁻₁ फोटोन इंसिडेंट हुआ, मान लेते थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट होगा H⁻²। इस प्रकार हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के क्या मिलते हैं, फोटॉन्स मिलते हैं, जिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फोटोन मिलते हैं। जबकि फोटोन जो स्टिमुलेटेड इमिशन में इमिट होते हैं वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होते हैं, उनमें एक ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, और उनकी जब एक ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी होगी तो उन सभी की एनर्जी भी एक जैसी होगी। तो फोटोन इमिटेड बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस आर हाईली मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय होते हैं, सिंस ऑल ऑफ देम हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, जो क्योंकि उनकी सभी की ऊर्जा जो होती है वो समान होती है। फिर चौथा अंतर है कि फोटॉन्स आर हाईली इनकोहेरेंट। स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन निकलते हैं वो उनका एटम्स का जो डिके टाइम है वो अलग अलग होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग एटम अपर लेवल से लोअर लेवल पे आते हैं। तो जो उससे निकलने वाले जो फोटोन है उन उनका फेज जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ नियत नहीं होता, इसलिए वो असंबद्ध होते हैं, रैंडम फेज वाले होते हैं। तो photons are highly incoherent as they are emitted in random phase, उनके फेज अगर अलग अलग हैं तो वो highly incoherent होते हैं। जबकि stimulated emission में जो फोटोन निकलते हैं वो कोहेरेंट कला संबद्ध होते हैं। दे आर इमिटेड एट अ पर्टिकुलर फेज डिफरेंस, उनके बीच में जो कला होती है वो समय के साथ नियत होती है या समान कला में होते हैं। photons are spontaneous emission में photons are not unidirectional। जो spontaneous emission में निकलने वाले फोटोनों की जो दिशा होती है वो एक जैसी नहीं होती, और वो हर संभव दिशाओं में इमिट होते हैं। तो photons are not unidirectional as they are emitted in all possible direction, जबकि stimulated emission में जो photons होते हैं वो unidirectional होते हैं, एक ही दिशा वाले होते हैं। अगर वो एक दिशा वाले नहीं होंगे तो जो लेजर ट्यूब में उनका अवशोषण हो जाएगा या उनको रोक लिया जाएगा और हमें एक ही दिशा वाले फोटॉन्स प्राप्त होते हैं। और छठवां जो अंतर है कि एनर्जी जो होती है पर यूनिट एरिया, स्पॉन्टेनियस इमिशन में इकाई क्षेत्रफल में जो ऊर्जा होती है फोटोनों की वो कम होती है, जबकि इकाई क्षेत्रफल में जो ऊर्जा है स्टिमुलेटेड इमिशन में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा कम होती है, जबकि स्टिमुलेटेड इमिशन में ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन में कम होती है। और जब ऊर्जा कम होती है प्रति इकाई क्षेत्रफल में तो उनकी पावर भी कम होती है, जबकि स्टिमुलेटेड इमिशन में प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इनकी शक्ति या पावर ज़्यादा होती है। एक उदाहरण जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन का वो ये है कि साधारण जो बल्ब है हमारा उससे निकलने वाला जो लाइट है वो इनकोहेरेंट होता है, हर दिशा में होता है, सभी फोटोनों की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। तो जो ऑर्डिनरी जो इनकैंडिसेंट बल्ब है या ऑर्डिनरी लाइट है तो वो जनरली स्पॉन्टेनियस इमिशन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, जबकि लेजर में जो लाइट हमें मिलता है वो स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण मिलता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेजर का क्या सिद्धांत है, लेजर के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत जरूरी है। हम लोगों ने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन पढ़ा और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ा। साथ ही हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन में
अंतर देखा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।